नेक्स्ट टर्म, जैसे कि आज अपना लेक्चर पिछले टर्म्स में अपन ने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज देखा था। इस टर्म्स में अपन केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज के बारे में स्टडी करेंगे। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज है वो सीवेज में इंडिकेट करती है कि उसका कितना डिकम्पोजिशन हो गया है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और उसको किस टाइप का ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहेगी, जिससे कि अपन उसको सेफली उसको सीवेज को ट्रीट कर सके। और इस तरीके से केमिकल करेक्टरिस्टिक्स और सीवेज के बारे में अपन इंडिकेट करेंगे। इसमें केमिकल करेक्टरिस्टिक्स सीवेज कौन कौन से हैं। पहला केमिकल करेक्टरिस्टिक्स अगर अपन देखें सीवेज में, तो पहले टर्म्स है सॉलिड्स। यानी सॉलिड्स अगर अपन सीवेज में देखें तो नॉर्मली 99.9% सीवेज में वाटर होता है और ओनली 0.1% है वो टोटल सॉलिड्स होते हैं। और ये फोर फॉर्म्स में आपको मिलते हैं, जैसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स हैं, कोलाइडल सॉलिड्स हैं, और अगर अपन देखें तो सेटलेबल सॉलिड्स हैं। तो फोर सॉलिड्स को डिवाइड करें तो एक तरीके से ये फोर टाइप्स में डिवाइड हो गई हैं। तो सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में अगर अपन थोड़ा सा देखें, दीज सॉलिड्स है वो फ्लोटिंग कंडीशन में रहती हैं। फ्लोटिंग मतलब सीवेज में अगर वही सस्पेंडेड सॉलिड्स वो होंगे जो कि तैर रहे होंगे सीवेज के ऊपर, और डिजॉल्व्ड सॉलिड्स वो होंगे जो कि घुलनशील वाले जो ठोस पदार्थ हैं जिनको अपन बोल सकते हैं, ये सीवेज में डिजॉल्व्ड यानी घुले हुए रहेंगे। जैसे कि अगर अपन देखें कि साल्ट है, यदि उसको पानी में मिला दिया जाए तो वो उसमें उसके अंदर घुलनशील हो जाता है यानी डिजोल्व हो जाता है। उसी तरीके से जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं वो सीवेज के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर अपन देखें तो कोलाइडल जो सॉलिड्स होते हैं वो फाइनली पार्टिकल होते हैं, डिवाइडेड सॉलिड्स होते हैं, जो कि या तो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं या फिर सस्पेंशन कंडीशन में भी होते हैं। और सेटलेबल सॉलिड्स अगर अपन देखें तो वो उस टाइप के सॉलिड्स हैं यदि सीवेज को अनडिस्टर्ब करके अगर 2 आवर्स के लिए रख दिया जाए तो वो नीचे पार्ट में सेटल्स हो जाते हैं और उनको अपन उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो चारों तरीके के सॉलिड्स हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व्ड सॉलिड्स और कोलाइडल सॉलिड्स और सेटलेबल सॉलिड्स। अगर यदि इसी में अगर अपन डिफरेंट प्रोपोर्शन देखें, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे, तो अगर 1000 kg ऑफ सीवेज है तो आप अप्रोक्सीमेट उसमें 0.454 kg है वो टोटल सॉलिड्स होता है। उसमें भी आउट ऑफ विच उसमें भी 0.225 kg है वो सॉल्यूशन में होता है। और 0.112 kg है वो सस्पेंशन के केस में होता है और 0.112 kg है वो सेटलेबल होता है। 0.225 kg जो सॉल्यूशन में होता है उसमें डिजॉल्व और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों ही आ गए। आल्सो जो सॉलिड्स है वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक है, इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक सॉलिड्स कह सकते हैं। और 45% है वो टोटल सॉलिड्स है, जितना भी ठोस पदार्थ है वो उसका 45% वो कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक होता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 55% वो है लगभग इनऑर्गेनिक रहता है यानी अकार्बनिक सॉलिड्स रहते हैं। इनऑर्गेनिक जो मैटर है उसमें नॉर्मली जैसे साल्ट्स है यानी नमक है, सैंड यानी रेत है, ग्रेवल यानी अगर कुछ पार्टिकल्स हैं पत्थर के वो हैं, डिजॉल्व्ड साल्ट्स, कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जो घुलनशील हैं, क्लोराइड्स के पार्ट हैं, सल्फेट्स के पार्ट्स हैं। ये जितने भी हैं इनऑर्गेनिक मैटर यानी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में अकार्बनिक पदार्थों में आ जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट है, जैसे सेल्यूलोस है, कॉटन है, स्टार्च है, शुगर है, ये पार्ट आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें फैट्स और ऑयल्स है रिसीव्ड फ्रॉम किचन और गार्बेज, किचन के जो पार्टिकल्स उसमें से भी अपने को रिसीव हो जाते हैं, खासकर गैराज से अपने को ऑयल्स वगैरह भी रिसीव हो जाते हैं। इसी में देखें तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें कि कुछ नाइट्रोजन जिनमें अपने को मिलता है जिन कंपाउंड के अंदर, जैसे कि प्रोटीन है। और यही अगर डिकम्पोज हो जाता है तो ये फिर वेस्ट के तौर पे फ्रॉम एनिमल्स है वहाँ से भी रिसीव हो जाता है। और यूरिया है, फैटी एसिड्स है जो कि वेस्ट वाटर के अंदर मिले होते हैं। जनरली जो इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं,
कार्बनिक पदार्थ हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन दे कैन भी क्योंकि अपने उनको उसको रिमूव कर सकते हैं मैकेनिकली, अपन उनको ट्रीटमेंट प्लांट में रिमूव कर सकते हैं। और बढ़ता जो सस्पेंडेड होते हैं यानी तैर होते हैं और जो डिजोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉलिड्स, वो न्यूट्रिएंट्स यानी रुकावट पैदा करते हैं, और इनको ट्रीटमेंट के दौरान इनको अपने को डिस्पोज करने की आवश्यकता रहती है। तो नॉर्मली देखें तो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, उनको अपन मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर्स को रिमूव करने के लिए अपने को ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता रहती है। सॉलिड से देखें तो अगर आप देखोगे जैसे लो टर्बिडिटी वाले ये हो गए, हाई टर्बिडिटी वाले हो गए, ये सैंपल लेके अपन उनको ट्रीट करने का तरीका है। नेक्स्ट हमने केमिकल करैक्टरिस्टिक्स में अगर अपन देखें तो पीएच की वैल्यू है, तो पीएच की वैल्यू है वो इंडिकेट्स करती है कि एच आयन कितने हैं, यदि कि सीवेज में एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। यदि एच आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एसिडिक है, और यदि अगर एच आयन की वैल्यू कम है तो एल्कलिनिटी यानी क्षारीय है। यानी अम्लीय और क्षारीय की सीवेज की वैल्यू को निकालने के लिए पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पीएच की वैल्यू लेस देन 7 होगी तो अम्लीय यानी एसिडिक होगा। पीएच की वैल्यू यदि 7 से ज़्यादा होगी तो एल्कलाइन यानी क्षारीय होगा। अगर अपन फ्रेश सीवेज की बात करें तो वो एल्कलाइन यानी क्षारीय कंडीशन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो पीएच की वैल्यू कम होती जाती है और वह एसिडिक हो जाता है बाय बैक्टीरियल एक्शन, यानी जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया है उसके एक्शन से, एनारोबिक कंडीशन में या नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से उसमें एसिड वो एल्कलाइन से एसिडिक में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है तो पीएच की वैल्यू राइज हो जाती है। और यदि अगर हम पीएच की वैल्यू अगर देखें, डिपेंड करती है कि ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी है वो ट्रीटमेंट की है वो पीएच की वैल्यू पर डिपेंड करती है। स्पेशली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जब भी अपन देते हैं तो पीएच की वैल्यू है वो आपकी अराउंड 7.0 होनी चाहिए। तो अपने को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अपन जब अपन करते हैं तो पीएच की जो वैल्यू है अबाउट 7.0 के आसपास हो तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो बेटर तरीके से हो पाता है। तो सीवेज की जो पीएच की वैल्यू अराउंड 7.0 होनी चाहिए ट्रीटमेंट पर्पज से, और पीएच की वैल्यू अपन पीएच मीटर यानी पोटेशियम मीटर से निकाल सकते हैं। जैसा कि स्केल दिया हुआ है, इस स्केल में अपन दे सकते हैं कि पीएच की वैल्यू यदि 7 से लेस देन है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक है, और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग पीएच की वैल्यू गिवन है। इसी तरीके से अगला जो टर्म्स है केमिकल करैक्टरिस्टिक्स में वो नाइट्रोजन कंटेंट है। इसका मतलब सीवेज में नाइट्रोजन कंटेंट की वैल्यू कितनी है वो अपने को, और नाइट्रोजन कंटेंट किस फॉर्म में पाया जाता है वो सीवेज में उसको स्टडी वर्णन करेंगे। नाइट्रोजन हो सीवेज में इंडिकेट करता है कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कितनी है। अगर वो नॉर्मली 4 टर्म्स में इस तरीके से नाइट्रोजन है वो सीवेज में मिल जाता है। पहला है जैसे फ्री अमोनिया या अमोनिया नाइट्रोजन के फॉर्म में, सेकंड है एल्ब्यूमिनोइड या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में, थर्ड नाइट्राइट्स के फॉर्म में, और फोर्थ नाइट्रेट्स के फॉर्म में। तो अगर अपन बात करें फ्री अमोनिया की तो ये इंडिकेट करता है कि अभी फर्स्ट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन है वो अभी वेरी फास्ट स्टार्ट होने वाला है, हुआ नहीं है। रिसेंटली वो पॉल्यूटेड है और अभी इसका डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो वेरी फास्ट स्टार्ट होने वाला है। और ये इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन की बिफोर स्थिति को ये शो कर रहा है। अगर एल्ब्यूमिनेट नाइट्रोजन है तो वो ये शो करता है कि अभी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो स्टार्ट होने वाला या हो रहा है। नाइट्रेट्स में अगर अपन देखें तो नाइट्रेट्स इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक मैटर है वो सीवेज का फुल्ली ऑक्सीडाइज हो चुका है। इसी तरीके नाइट्रेट्स इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन है वो अभी ना कंप्लीट नहीं हुआ है और वो पार्शली कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब सीवेज है वो स्टेबल फॉर्म में नहीं आया है।
इंटरमीडिएट स्टेज यानी बीच की स्थिति है कि उसका डिकम्पोजिशन तो स्टार्ट हो चुका है लेकिन पार्शली हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से अपन देखें कि सीवेज है वो अभी जिसका ट्रीटमेंट है वो इनकम्प्लीट है, और सीवेज है वो स्टील स्थिति यानी सड़ी हुई स्थिति में रिप्रेजेंट है। जबकि नाइट्रेट से इंडिकेट करता है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है वो कंप्लीट हो चुका है। यदि अपन बात करें कि नाइट्रेट्स की, तो यदि नाइट्रेट्स की वैल्यू अगर अपने सीवेज में यदि ज़्यादा होती है तो उसे ब्लू बेबी डिजीज़ की बीमारी हो जाती है, जो कि नॉर्मली नाइट्रेट्स की वैल्यू 45 मिलीग्राम पर लीटर के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 45 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाइट्राइट्स वो डेंजर होता है ऑक्सीडेशन के, क्योंकि वो अभी जैसे आपको बताया था कि नाइट्राइट्स है वो पार्शली डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाटर बॉडीज में नहीं होना चाहिए नॉर्मली। नाइट्रेट जैसे कि अभी आपको डिस्कस किया है कि ये डेंजरस है क्योंकि ये हाई नाइट्रेट्स है वो भी वाटर बॉडी में जैसे इंक्रीज होता है तो वो जो इन्फेंट है यानी 6 मंथ से जो कम वाले जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, जिसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जिसको ब्लू बेबी डिजीज़ हो जाता है, इसको अपन मैथेमैग्लोबिनिया भी कहते हैं नॉर्मली वर्ड में। और चिल्ड्रन है वो उसको वोमिटिंग हो जाती है और उसका स्किन का कलर है वो डार्क ब्लू हो जाता है, और उसकी एक्सट्रीम केस में डेथ भी हो जाती है। और इनको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को कलर मैचिंग मेथड से भी अपन पहचान सकते हैं। मैथेमैग्लोबिनिया जैसे कि नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होने से इन्फेंट्स में जो ब्लू बेबी डिजीज़ की बीमारी है उसकी फोटो कुछ इस तरीके से इंडिकेट्स करती है। नाइट्रोजन कंटेंट है वो एक कंपाउंड है, वो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस दोनों होते हैं। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो एरोबिक इन्वायरमेंट का प्रोसीजर है, और डीनाइट्रिफिकेशन है वो एनारोबिक इन्वायरमेंट का प्रोसेस है। तो यदि अपन किसी रॉक या सेडिमेंट के नीचे प्रोसेस में तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है, और इन्वायरमेंट में नाइट्रिफिकेशन होता है, तो अमोनिया है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर नाइट्रेट में कन्वर्ट होके जब अपने लैंड या सेडिमेंट्स या रॉक्स के नीचे चली जाती है तो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और वो पुनः नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन गैस में रिलीज होकर फुल इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो एक इस तरीके से एक साइकिल बन जाता है। नेक्स्ट में अपन देखें तो क्लोराइड्स के कंटेंट हैं जो कि सीवेज में नॉर्मली पाए जाते हैं, और यदि ये किचन वेस्ट या ह्यूमन फीसेज या यूरिनरी डिस्चार्ज जो अपन करते हैं उनमें क्लोराइड्स की मात्रा होती है। अगर अपन देखें तो नॉर्मल क्लोराइड की वैल्यू है सीवेज में 120 मिलीग्राम पर लीटर होती है, जबकि अगर अपन परमिसिबल लिमिट की देखें क्लोराइड कंटेंट की मात्रा में तो 250 मिलीग्राम पर लीटर है। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लोराइड है वो यदि आता है तो वो इंडस्ट्री से आ सकता है, जैसे आइसक्रीम प्लांट है, मीट साल्टिंग एट्सट्रा से आ सकता है। क्लोराइड कंटेंट है वो सीवेज में यदि बहुत ज़्यादा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्टेज है या फिर सी वाटर का इन्फिल्ट्रेशन है, जो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ की स्टेज सीवेज की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। इसको अपन वेस्ट वाटर नॉर्मली सिल्वर नाइट्रेट्स और सोडियम को पोटेशियम कार्बोनेट्स के इंडिकेटर से टाइट्रेट करके क्लोराइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लोराइड कंटेंट्स वो कुछ जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इस फॉर्म में सीवेज में मिलता है। नेक्स्ट टर्म में अगर यदि अपन देखें कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में फैट्स और ग्रीस होती हैं, तो फैट्स और ग्रीस है वो सीवेज में एनिमल या वेजिटेबल मैटर से आती हैं, जो कि आपके किचन का गैराज है या किचन में होटल्स के किचन है या रेस्टोरेंट है, इससे आपको मिल सकती हैं। सच मैटर है वो क्या करते हैं कि फैट्स और ग्रीस है यदि अगर अपन देखें तो सेडिमेंट टैंक्स में अगर ये टॉप पार्ट में स्कम की तरह चिपक जाते हैं, और ये फिर जो ट्रीटमेंट प्लांट के
अंदर जो फिल्टर मीडिया होता है उसके वर्ड्स को क्लॉग यानी बंद कर देते हैं, जिससे कि जो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है वो उसको प्रभावित करते हैं, जिससे कि ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो उसमें रुकावट पैदा होती है। इसलिए अपने को इनको रिमूव करना पड़ता है, डिटेक्ट करके इनको रिमूव करने की आवश्यकता ज़रूरी है। और ऑयल और ग्रीस जो है कुछ उनको रिमूव करने के लिए यदि अपन देखें तो वो ईथर में सोल्यूबल है, यानी ईथर में वो मिल जाते हैं। तो ईथर का यूज करके अपन इनको ऑयल और ग्रीस को रिमूव कर सकते हैं और इनको वेव करके अलग किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप पिक्चर देखेंगे जैसे कि किचन है, उसमें अगर आप देखोगे तो फैट्स और गैस की कुछ पिक्चर वो नॉर्मली इस तरीके से आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, जो कि आपका वेस्ट वाटर और सीवेज में उपस्थित है। इसी तरीके से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखें तो टॉक्सिक एलिमेंट भी होते हैं, जैसे कॉपर है, आपका लेड है, सिल्वर है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है, फिनोल है, बोरोन है, साइनाइड्स है। सम ये टॉक्सिक एलिमेंट हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। तो इन इंडस्ट्री वेस्टेज से जो आती हैं इनको टॉक्सिक एलिमेंट को रिमूव करने की आवश्यकता ज़रूरी है। टॉक्सिक वेस्ट हैं जैसे कि इंडस्ट्री वेस्ट से आते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इनको अपने को ट्रीटमेंट से पहले इन टॉक्सिक एलिमेंट को हटाना ज़रूरी है। इसी तरीके से अपन देखें कि केमिकल करेक्टरिस्टिक्स में जैसे सल्फाइड, सल्फेट्स और हाइड्रोजन गैस है, उसकी क्वांटिटी है वो भी इसको इफ़ेक्ट करती है। तो सल्फाइड सल्फेट्स हैं वो सीवेज में डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलते हैं, और ये अगर सल्फाइड सल्फेट्स है वो डिकम्पोजिशन के दौरान H2S गैस में कन्वर्ट होके बैड ऑर्डर्स यानी मतलब गंदी जो ख़राब है गंध है उसको प्रोड्यूस करते हैं, और इससे जो कंक्रीट सीवर के पाइप्स हैं उनमें कोरोजन की उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि वो पाइप है जो सीवर पाइप्स है वो उसको डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इन एरोबिक डाइजेशन में अगर सीवेज में देखें तो एरोबिक और फैकुलेटेटिव जो बैक्टीरिया हैं जो कि आपको ऑक्सीडाइज करते हैं सल्फ़र को, और ये कंपाउंड जो सीवेज में इनिशियली सल्फाइड्स फॉर्म में थे वो ब्रेक डाउन होकर सल्फेट्स आयन में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक स्टेबल पोजीशन है, और इससे ये अनऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट बन जाता है जिसको अपन रिमूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अनऑर्बिक डाइजेशन में सीवेज में देखें तो जो फैकुलेटिव बैक्टीरिया है वो सल्फ़र और इस कंपाउंड को सल्फाइड में चेंज कर देते हैं। यही सल्फाइड्स है वो H2S गैस में रिलीज होके और मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज होके बाहर निकलता है, जो कि वेरी डेंजरस वेरी ऑब्नॉक्सियस ऑडर्स है, जिसको ऐसी यानी ये जो गंध है उस फॉर्म में निकलता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं सल्फाइड सल्फेट्स और हाइड्रोजन गैस के कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन देखें तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि डिजॉल्व स्टेट में वेस्ट वाटर में होती है। वेस्ट वाटर में नॉर्मली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होती है यदि वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर है, और ये इंडिकेट करता है कि अभी वेस्ट वाटर वो फ्रेश है। तो इसका मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें नहीं रिप्रेजेंट है, तो वो अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इंडिकेट को शो करता है कि, और ये शो करता है कि उसके अंदर अभी वेस्ट वाटर है वो फ्रेश है यानी ताज़ा है। इसी तरीके से यदि उसमें ट्रीटेड वेस्ट वाटर है तो उसके उसमें कुछ कंसिडरेबल ऑक्सीडेशन या डीओ की मात्रा ट्रीटमेंट स्टेज में मिलती है, और जब अपन इसी ट्रीटेड वेस्ट वाटर को जब अपन डिस्चार्ज करते हैं किसी भी रिवर्स में या फिर वाटर्स बॉडी में, तो अपने को ये कंफर्म करना पड़ता है कि उसके अंदर डीओ की जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा है वो एटलीस्ट 4 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। यदि डीओ है वो इससे लेस देन होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो कि पानी में रहने वाले
जो आपके एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक फिश है, तो यदि डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जहाँ इसको डिस्पोजल करेंगे अपन वाटर के अंदर, वहाँ पे जो भी फिश जो होंगी वो ऑक्सीजन की कमी से वो मर जाती हैं या किल हो जाती हैं। तो डीओ की जो मात्रा है, डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा है, वो डिस्चार्ज करने से पहले वाटर में कंफर्म कर लेना चाहिए कि उसकी एटलीस्ट मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर है। डिजोल्व ऑक्सीजन वेस्ट वाटर में वो डिजाइबल है और ये वैसे भी जो आपकी एसहेनी ऑर्डर है या ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर है उसको प्रिवेंट करता है। और डिजोल्व ऑक्सीजन है वो हेल्प ये भी करता है कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी कितनी है। तो डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू अपने को ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी को भी शो करता है। डिजोल्व ऑक्सीजन में वो एक्चुअल में गवर्न किया जा सकता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से अपन गवर्न कर सकते हैं, टेम्परेचर से भी अपन डिजोल्व ऑक्सीजन को गवर्न कर सकते हैं, और प्योरिटी ऑफ वाटर से भी गवर्न कर सकते हैं, जस्ट लाइक सैलिनिटी, सस्पेंशन सॉलिड एटसेट्रा से। डिजोल्व ऑक्सीजन वेस्ट वाटर है वो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होता है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सीवेज में वेस्ट में अपन देखें तो डीओ की जो मात्रा है विंकलर्स मेथड से अपन डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा याद कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है कि डिजोल्व ऑक्सीजन है वो उसकी मात्रा है वो 4.0 से कम होने पे प्रॉब्लम्स है, और तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा एटलीस्ट 4.0 ppm होनी चाहिए। और यदि अपन इस वाटर बॉडीज़ में देखें तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एयरेशन के फॉर्म में वाटर बॉडीज़ में आती है, और वही जो फॉर्म है वो नाइट्रिफिकेशंस के लिए भी यूज़ होती है, और वो फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में भी अगर अपन देखें तो डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू आपको मिलती है। वही डिजोल्व ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के लिए भी यूज़ होती है। तो एक तरीके से एक साइकिल्स है डिजोल्व ऑक्सीजन का जो कि कंप्लीट है। नेक्स्ट टर्म में अगर अपन देखें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो कि केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज है सीवेज की। तो अगर अपन देखें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में अगर अपन स्टडी करें उससे पहले अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर है वो लगभग 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बायोडिग्रेडेबल, यानी जो बायोलॉजिकल एक्टिव है, बायोलॉजिकल में जैविक जो अपन देते हैं उस तरीके से एक्टिव है, बायोडिग्रेडेबल हैं। और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हैं, यानी जैविक इनएक्टिव हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर है वो नॉर्मली है जो उनको डिकम्पोज करने के लिए या उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो उसकी आवश्यकता रहती है, और वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करके वो CO2 H2O और अदर प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशंस के अपने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं और जो डिकम्पोजिशन करते हैं एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को अंडर एरोबिक कंडीशन में, वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए या उस बैक्टीरिया के लिए मोस्टली जो कि ऑर्गेनिक या बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं अंडर एरोबिक कंडीशन में, तो वो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। बीओडी जो टेस्ट है वो अपन डोमेस्टिक और इंडस्ट्री बेस्ड की स्ट्रेंथ को शो करता है कि उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है वो रिक्वायर करी है, और वो उसको डिस्चार्ज है नेचुरल वाटर प्रोसेस में किस तरीके से अपने को करना चाहिए। तो बीओडी टेस्ट है उसकी आवश्यकता पड़ती है और ये इम्पोर्टेंट टेस्ट है। और इसका यूज है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट करने के डिज़ाइन में भी काम में आता है, और ये ट्रीटमेंट प्रोसेस की एफिशिएंसी को भी शो करता है।
बायोकेमिस्ट्री ऑक्सीजन डिमांड का जो टेस्ट है वो अपन नेक्स्ट प्रोसेस में भी देखेंगे। इसमें कार्बोनेसियस मैटर और नाइट्रोजनस मैटर दोनों होते हैं। कार्बोनेसियस मैटर का मतलब है कि उसमें कार्बन के जो पदार्थ हैं, जो एलिमेंट है ऑर्गेनिक मैटर में, उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर में जो नाइट्रोजन मैटर हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी मात्रा ऑक्सीजन की चाहिए। तो यदि अपन कार्बनस मैटर में जो ऑक्सीडेशन की मात्रा की जो चाहिए उसको अपन बीओडी, फर्स्ट स्टेज बीओडी कहते हैं। और ये नॉर्मली कार्बनस मैटर के डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको शो करता है। सेकंड स्टेज है वो नाइट्रोजन मैटर है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए शो करता है, और उसको अपन सेकंड स्टेज बीओडी भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अपन 5 डे बीओडीज निकालते हैं, क्योंकि 5 डेज बीओडी है वो नॉर्मली शो करती है 60 to 70% ऑफ ऑक्सीडेशन को, जबकि अगर 20 डेज का पीरियड हो जो ऑक्सीडेशन का, वो 95 to 99% को शो करता है। इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास की शो होनी चाहिए। इसके टेस्ट के बारे में अपन टेस्ट वाले स्टेज में शो करेंगे। अगर आप अपन देखें तो एक तरीके से केमिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सीवेज की ये रहेंगी। नेक्स्ट हमें अपन फिजिकल टेस्ट और केमिकल टेस्ट ऑफ सीवेज देखेंगे। थैंक्स। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है जिसकी वैल्यू अपन 5 डेज पे निकालते हैं, उसकी वैल्यू अपन इसमें स्टडी करेंगे।